देखें जी, बल्ला जब बोलता है ना तो उसके उस वक्त जो है वो सबको सुनना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जाके ट्वीट्स करते रहें, शो पे बात करते रहें, इससे कुछ नहीं होता। बल्ले की परफॉर्मेंस आपको हर किसी का मुंह बंद करा देती है और यही आज सरफराज अहमद ने करके दिखाया है। जिस अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपना बेहतरीन ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, वीडियो पे जाने से पहले मैं आप सबको नए साल की मुबारकबाद देता चलूँ, क्योंकि 2023 शुरू हो चुका है। अल्लाह करे ये साल जो है हम सब के लिए खुशियों भरा साल हो और कामयाबियों का साल हो, और जिसके अंदर हम बेहतरीन खुशियाँ देख सकें, खुशी के लम्हात देख सकें और सबके लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो पे बात करते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि सेकंड टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में ख़त्म हो चुका है और वो इख्तिताम हुआ है ड्रॉ के ऊपर। जी, ड्रॉ ज़रूर हो गया है टेस्ट मैच, लेकिन इस टेस्ट मैच में बहुत सी बातें करने को हैं, बहुत सी चीज़ें देखने को हैं कि कहाँ पे गलतियाँ हुई, कहाँ पे एक ज़बरदस्त चीज़ें हमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखने को मिली और कहाँ हमें कैप्टनसी में फ्लॉ नज़र आया है। जी हाँ, फ्लॉ तो नज़र आया है कैप्टनसी के अंदर, लेकिन बात करेंगे पहले मैं आज की परफॉर्मेंस पे जो सरफराज ने दी है उस पर मैं बात करूंगा लेटर इन दी वीडियो के। मैं उसमें कितनी ज़बरदस्त वो इनिंग्स रही है और उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया है इस पूरी सीरीज़ के अंदर। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट मैच के हवाले से शुरू से मैं देखना शुरू करूं तो पहले टेस्ट मैच जो है वो न्यूजीलैंड ने बैटिंग का फैसला किया टॉस जीत के, और उसके अंदर उन्होंने बनाए तकरीबन 450 रन। लेकिन उस 450 रन के अंदर उनके अंदर अगर हमने देखा कि डेविन कॉनवे जिन्होंने 122 रन की एक ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, एक सेंचुरी लगाई, और उसके अंदर हमारे बॉलर्स ने काफ़ी हद तक उनको मेहनत कराई उन्होंने और विकेट नहीं दी। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि न्यूजीलैंड की फर्स्ट इनिंग में जहां पे हमें कैप्टनसी के फ्लॉज नजर आते हैं, बाबर आजम की कैप्टनसी के फ्लॉज हमें नजर आए, बॉलिंग में हमें थोड़ी कमजोरी नजर आई पाकिस्तान की, जिसके अंदर लेग स्पिनर अबरार अहमद ने उन्होंने 4 आउट जरूर किए पहली इनिंग के अंदर, नसीम शाह ने 3 आउट किए, लेकिन हमने मैथ हेनरी 68 रन और एजाज पटेल की एक जबरदस्त पार्टनरशिप लगवा दी, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन भी 70-80-100 रन जोड़े, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने 450 रन का टोटल हमारे सामने खड़ा कर दिया। जी हाँ, जिसकी वजह से हमें काफ़ी हद तक मुश्किलात पेश आई। हमने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन लेटर इन द इनिंग्स हमने काफ़ी हद तक बुरी बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात हुई। और हमने एक इतनी मतलब कि ये फ्लॉ में मुझे नज़र आता है कि जिस तरीके से बाबर आजम अभी तक सीख नहीं रहे हैं, अभी भी उसी फेज़ के अंदर चल रहे हैं कि वो जो मैं सीख रहा हूँ टेस्ट कैप्टनसी, और ये कि कैप्टनसी मुझे आ जाएगी खेलते खेलते और देखते देखते से मैं सीख जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हमने रन्स लीक किए और हमने काफ़ी हद तक ज़्यादा रन्स उन्हें बनवा दिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग शुरू होती है, पाकिस्तान ने भी कुछ ना कुछ करके जो है वो रन्स जो है 408 रन्स के तकरीबन बना लिए, जिसके अंदर हमने देखा कि इमाम ने अच्छी इनिंग खेली। सौ शकील लोगों के मैंने देखा उन्होंने 125 रन की एक ज़बरदस्त सेंचुरी की इनिंग खेली, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्लो नज़र आए उस इनिंग के अंदर, जो कि मुझे खुद भी महसूस हुआ कि वो एक स्लो उन्होंने खेला, जहां उन्हें थोड़ा सा स्टेप अप करना चाहिए था। सरफराज ने एक अच्छी इनिंग खेली 78 रन की, जिसके अंदर उन्होंने एक ज़बरदस्त इनिंग्स फिर से खेली, स्वीप शॉट वो खेलते हुए नजर आए। यही खासियत है सरफराज की, जो कि वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और अगर जो बंदा स्पिन को अच्छा खेलता है वो इन विकेट्स पे बेहतरीन खेल सकता है। फिर हमने देखा कि इस टेस्ट मैच से पहले पिच पे बात हो रही थी। देखें, पिच जो है इस पिच पे बनाने के लिए इस पे रिजल्ट तो हमें नहीं मिला, आज भी टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस पिच को बनाने के लिए 2 से 3 दिन ही मिले थे, जिसमें शाहिद खान आफरीदी जो हमारे इंटरिम चीफ सिलेक्टर थे, क्योंकि अब वो नहीं रहेंगे सिलेक्टर, आगे यकीनन कोई ना कोई चेंज होगा। उन्होंने अपनी लास्ट जो है वो ओडीआई जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया ओडीआई के लिए स्क्वाड, और अब यकीनन कोई नया हमें जो है वो चीफ सेलेक्टर आगे देखने को मिलेगा। लेकिन जो है वो हमने पिच के बारे में मैं बात कर रहा था कि जैसे पिच आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रास है, थोड़ा बाउंस होगा, 2 दिन में तो ये पिच नहीं बन सकती थी। देखें, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, एक पिच बनने में 3 से 4 हफ्ते तो कम से कम भी लगते हैं, और अगर आपको बाउंसी पिच बनानी थी तो 2-3 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता था, और जो कि हुआ भी कि उस पिच पे ग्रास छोड़ दी जाती। जैसे अगर मैं बात करूं अबू धाबी की, तो अबू धाबी में जो पिच होती है वो उसमें भी आपने देखा वो हल्की सी ग्रास होती है, लेकिन वो होती बैटिंग पिच ही है। इसी तरीके से क्योंकि वो ग्रास छोड़ी जाती है कि पिच जो है वो टूटे ना, और वो बांध के रखे पिच को ताकि पिच जल्दी जल्दी टूट ना जाए, तो इस वजह से वो ग्रास दिखाने के लिए होती है। इसी तरीके से इस पिच के ऊपर भी जो सेकंड टेस्ट में कराची में देखी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी, उसके अंदर भी जो है वो
पिच के ऊपर ग्रास जरूर नजर आ रही थी, बॉल थोड़ा हिला और ये बेहतर पिच थी पिछले मैचेस जो हुए हैं हमारे कराची के अंदर, उसके अंदर इंग्लैंड के खिलाफ भी और फिर न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट में, उससे काफ़ी बेहतर पिच थी। लेकिन इस पिच में अगर आप देखेंगे सिर्फ वो ग्रास दिखाने के लिए थी, लेकिन ये थी वही बैटिंग पिच ही, क्योंकि 2 से 3 दिन में आप कोई कमाल नहीं कर सकते पिच के साथ। फिर उसके बाद अगर मैं आता हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट इनिंग में उन्होंने एक ज़बरदस्त मतलब कि बैट 408 रन बनाए, उसके अंदर उन्होंने कम लीड दी न्यूजीलैंड को, क्योंकि अगर उसमें सरफराज की ज़बरदस्त बैटिंग थी। उसके बाद ये कि अगर आप देखें तो हमने न्यूजीलैंड ने बहुत जल्दी जल्दी रन्स बनाए और 277 रन्स पे 5 खिलाड़ी उनके आउट थे। उन्होंने 319 रन का एक अच्छा टोटल दे दिया और पाकिस्तान को चौथे दिन ही उन्होंने बैटिंग की दावत दे दी जल्द अज जल्द डिक्लेरेशन करके। और उसके अंदर भी हमारे 2 आउट हो गए सिफर पे, जिसमें अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और मीर हमजा भी आउट हो गए। आ जाते हैं लास्ट डे के ऊपर। जी हाँ, लास्ट डे के ऊपर बात करते हैं, जो कि हमने हीरोइक्स देखी सरफराज अहमद की और सऊद शकील की डिटर्मिनेंस देखी। सऊद शकील पे मैं पहले बात करना चाहूंगा। देखें, सऊद शकील ने आज अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ नहीं होना चाहिए था, वो ड्रॉ इसलिए ये टेस्ट मैच हो गया क्योंकि एक तो बेड लाइट आ गई, लाइट ने तो आना ही था किसी वक्त भी, क्योंकि एंड में एम्पायर्स ने काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर दिया। 6 बजे तक तकरीबन लोकल टाइम के मुताबिक पाकिस्तान में जो है वो ये मैच को खींचा गया, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं निकल सका क्योंकि 10 से 15 रन शॉर्ट रहा पाकिस्तान इसके अंदर। और उन्होंने जो है वो ये अगर ये रन्स, अगर मैं सऊद शकील की बात करूं तो ये रन्स उनको बनाने चाहिए थे। सऊद शकील थोड़ा सा ज़्यादा शेल में चले गए। मुझे सऊद शकील से राहुल द्रविड़ की याद आ गई, जैसे वो पिच पे खड़े हो जाते थे और बिल्कुल दीवार बन के बस सामने वाली टीम के लिए सामने खड़े हो जाते थे और कुछ भी नहीं करने देते थे, अपनी विकेट नहीं देते थे। आज भी सऊद शकील यही करते हुए नजर आए। उन्होंने काफ़ी हद तक ब्लॉक कर दिया, लेकिन एक एंड जो उनको संभालना चाहिए था, उनको देना चाहिए था, जो सपोर्ट देनी चाहिए थी सरफराज को, वो नहीं दे सके और जिसकी वजह से उनको काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ ये कॉस्ट कर गया पाकिस्तान को। वरना पाकिस्तान ये मैच बहुत पहले ही जीत जाता है। ये 10 से 15 रन अगर सऊद शकील की तरफ से कंट्रीब्यूशन होती 10 से 15 रन की, तो मे भी ये मैच जो है हम जीत जाते। ये मैच हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए था, ये मैच हमें जीतना चाहिए था। आज सरफराज पे बात करते हैं। देखें जी, सरफराज पे मैं क्या ही बात करूं, उन्होंने आपको करके दिखाया। उन्होंने बताया कि जी अगर आप देखा जाए तो सरफराज की 4 साल बाद कमबैक हो रहा था, 4 साल बाद वो टीम में आके उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर आप देखें कि इस 4 साल के अरसे के अंदर उन्होंने अपनी बारी का इंतजार किया आने के लिए। उन्होंने किसी टॉक शो में जाके बात नहीं की, ट्विटर पे ट्वीट्स नहीं किए, किसी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भड़के नहीं, उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की इन 4 सालों में, और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। और जब इंसान अपनी बारी का इंतजार करता है और उस पर वो अपनी आपको कैश इन कराने की कोशिश करता है और जब वो परफॉर्मेंस से जवाब देता है, देखें जी बल्ला जब बोलता है ना तो उसके उस वक्त जो है वो सबको सुनना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जाके ट्वीट्स करते रहें, शो पे बात करते रहें, इससे कुछ नहीं होता। बल्ले की परफॉर्मेंस आपको हर किसी का मुंह बंद करा देती है और यही आज सरफराज अहमद ने करके दिखाया है। जिस तरीके से अगर उन्होंने आज जो परफॉर्मेंस दिखाई है, आज दिख रहा था कि जी आज कोई पाकिस्तान के लिए खेलता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ये मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि और लोग पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, लेकिन आज इंटेंट आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरफराज के वो जज्बात थे। आज उन्होंने जब अपनी सेंचुरी सेलिब्रेट की है तो जो जज्बात नजर आ रहे थे, वो 4 साल का वेट नजर आ रहा था, वो अपनी बारी के लिए और अपनी रन्स की भूख नजर आ रही थी। जिस तरीके से उन्होंने जबरदस्त इनिंग्स खेली है, सेंचुरी बनाई है, सऊद के साथ पार्टनरशिप लगाई है, उन्होंने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से इस मैच को मैं जीत जाऊं और पाकिस्तान के लिए मैं कुछ ज़बरदस्त अचीव कर लूं। लेकिन उनकी डिस्पाइट आप कितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कभी कभार आपके हक में फैसले नहीं लिखे होते, आज भी वही हुआ कि ड्रॉ हो गया मैच। काफ़ी हद तक कोशिश की सरफराज ने कि ज़बरदस्त इनिंग खेली जाए, उन्होंने स्वीप शॉट मारे, उन्होंने बॉलर्स की लाइन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, ज़बरदस्त एक तरीके से बैटिंग की है और 118 रन्स की इनिंग जो खेली है सरफराज ने। एंड में यकीनन वो आउट हो गए, लेकिन अगर वो क्रीज पे खड़े रहते तो मे भी शायद सूरताल बदल जाती। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त, अगर मैं इसी बात को आगे लेके चलूँ कि अगर ओडीआई सीरीज़ अभी जो हो रही है, अभी ओडीआई सीरीज़ आपने देखा होगा कि अभी जो नाम अनाउंस हुए उसमें सरफराज अहमद नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें अगर आप अपने
प्लेयर्स में सरफराज अहमद को एटलीस्ट आपको रखना चाहिए, क्योंकि सरफराज अहमद जो है वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और वर्ल्ड कप इंडिया के अंदर मौजूद है। तो अगर इंडिया में वर्ल्ड कप खेला जाता है तो इंडिया में स्पिन पिचेस होती हैं, और फिर उस लिहाज से अगर आप मैं देखा जाए तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही होगी कि आप 2 कीपर तो लेके जाएंगे ही वर्ल्ड कप में, तो क्यों ना आप सरफराज को साथ साथ लेके चलें ओडीआई स्क्वाड के अंदर भी, क्योंकि अगर ओडीआई स्क्वाड में आप रखेंगे तो इंडिया में आप ऐसी पिचेस होती हैं, ऐसी सिचुएशंस बनती हैं जिसके अंदर आप जो है वो सरफराज को इंडक्ट कर सकते हैं, किसी एक मैच के अंदर खिला सकते हैं। तो यकीनन वनडे में भी उनकी सिलेक्शन बनती है और चाहिए भी कि उनको वनडे स्क्वाड में भी होना चाहिए, टेस्ट में भी होना चाहिए। यकीनन वाइट बॉल के रिजवान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट मैच में सरफराज ने प्रूव करके दिखाया और उन्होंने दिखाया कि इस सीरीज के अंदर वो प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बन गए और मैन ऑफ द मैच भी वो बने हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये देखें तो आज रिमार्केबल डे था, हमें ये मैच जीतना ज़रूर चाहिए था और सरफराज ने अच्छी इनिंग खेली, ज़बरदस्त इनिंग खेली। आज क्राउड भी आपने देखा होगा किस तरीके से जो है वो आया लास्ट डे, और उन्होंने देखा होगा जैसे टीवी पे जी कि आज सरफराज जो है वो ज़बरदस्त रन कर रहा है, और हम मैच जो कि कहाँ से हम लेकर आए हैं 80 पे 5 आउट हो जाना, और फिर वहाँ से अगर आप सरफराज ने और सऊद ने संभाला, सऊद आउट हो गए, अगर चलते रहते तो मे बी हम ये मैच जीत जाते, और लेकिन हमने ड्रॉ किया। हमने यकीनन साल के आखिर शुरू में ही हम ये मैच हारे नहीं, एटलीस्ट हमने आखिरी अपना पहला मैच और आखिरी मैच अपने होम सॉइल पे खेल लिया, क्योंकि इस साल हमारा कोई मैच यहाँ पे टेस्ट मैच शेड्यूल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में जो है हमें आगे देखना होगा। अब ओडीआई सीरीज़ हमारी है न्यूजीलैंड के साथ, और फिर ये कि हमें तैयारी करनी होगी आगे हमारी जो वर्ल्ड कप है उसमें हमें जाने के लिए। इस ओडीआई जो आ रहे हैं उसमें हमें तैयारी करनी होगी, नए बच्चे भी हमने इंडक्ट किए हैं, और फिर ये कि मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस रही। अगर इंग्लैंड वाली सीरीज़ से अगर मैं देखूं टेस्ट मैच में, तो इस न्यूजीलैंड सीरीज़ में हमने बेहतर ज़रूर खेला है। पहला टेस्ट मैच भी यकीनन हम बेहतर खेलते हुए नज़र आए, लेकिन कैप्टनसी में फ्लॉज थे, बॉलिंग में फ्लॉज थे, लेकिन हमने बैटिंग में अगर हम देखे जाए तो सरफराज के आने से, इंक्लूजन से हमें एक स्टेबिलिटी मिलती है। जहां हम कोलैप्स कर जाते हैं बिल्कुल, वहां हमें एक स्टेबिलिटी दिखी कि सरफराज ने आपको बताया कि जी हाँ, अगर आपने मुझे रोक के ज़रूर रखा लेकिन ये कि मैंने अपने मौके पे चौका लगा दिया और सरफराज ने धोखा नहीं दिया। जी हाँ, तो इस लिहाज से अगर देखें तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। कैप्टनसी में आपको बेहतरी की ज़रूरत है, बॉलिंग में आपको ख़ास तौर से बेहतरी की ज़रूरत है, और अदरवाइज़ आपको बैटिंग में देखना होगा। शान मसूद से रन नहीं हो रहे हैं, फिर इमाम ने रन्स किए हैं, पहली इनिंग में रन किए हैं, सेकेंड इनिंग में नहीं कर पाए। बाबर से रन नहीं हो पा रहे हैं, बाबर पहले इनिंग में रन आउट हो गए इमाम के कॉल के ऊपर, और फिर उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी डाउन द लेग वो आउट हो गए। इस तरह से अब्दुल्ला शफीक से भी रन्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से काफ़ी हद तक मेहनत करनी होगी, सरफराज को अपनी कीपिंग में मेहनत करनी होगी। इस मैच के अंदर हमने देखा काफ़ी हद तक हाफ चांसेस मिस हुए हैं, तो इस तरीके से ये काफ़ी हद तक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी तो आपको अंडर द कारपेट नज़र आ जाएंगी, चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन आगे आने वाले मैचों के अंदर इस चीज़ को बेहतर करना होगा, क्योंकि यही चीज़ें कभी कभार आपको कॉस्ट कर जाती हैं, काफ़ी हद तक जो है वो आगे मैटर कर जाती हैं। तो इस लिहाज से और पाकिस्तान को भी अपनी इवैल्यूएशन करनी होगी कि हमने जो टेस्ट सीरीज हमने खेली है, इतना गोल्डन चांस हमने मिस किया है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो उस लिहाज से अगर हमने अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, अपनी सेल्फ को देखना है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं, कहाँ हमें बेहतरी करने की गुंजाइश है। अगर आप ड्रॉ में और अपनी जीतों में अपनी गलतियों को अंडर द कारपेट कर देंगे तो कभी भी आप बड़ी टीम नहीं बन सकते हैं। आपको एक बेहतर कैप्टन, बड़ी टीम और अच्छा जो है वो यूनिट बनने के लिए आपको अपनी गलतियों को, अपनी जीत में से भी गलतियाँ निकाल के उसको सही और बेहतरी की राह पे गामजन करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई, कुछ ज़ाती मसरूफियात और तबीयत की नासाजी की वजह से जो है आपसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी। हमने पूरे टेस्ट मैचेस को कवर करने की कोशिश की है और आपके सामने हर चीज़ को रखने की कोशिश की कि कहाँ गलतियाँ थी और कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है। तो अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके बताया करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दुआओं का तालिब हूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।